हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के तहत मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार, जिन्हें अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहा जाता है। दोस्तों, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल रूप से हमारे संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। हम मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करें, इससे पहले जान लेते हैं कि मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये वह अधिकार हैं व्यक्ति के या किसी नागरिक के जिनके बिना उसका विकास संभव नहीं है और इसे हमारी न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, या न्यायपालिका इन अधिकारों को गारंटी प्रदान करती है। इसलिए ये जो 6 प्रकार के अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, उन्हें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहा जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार है दोस्तों, वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। चौथा अधिकार जो है वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। छठा अधिकार जो है दोस्तों, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और इसी अधिकार को B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है 7 प्रकार के अधिकार थे। आइए हम इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया और इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न होकर वैधानिक या कानूनी अधिकार है। आपसे प्रश्न पूछता है दोस्तों कि हमारे संविधान में मूल रूप से जो 7वां अधिकार था वो कौन था। तो 7वां जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। यह अधिकार दोस्तों जो था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978, कैसवें संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे अब संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया। अब एक प्रश्न पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कितने अनुच्छेद में है वर्तमान समय में। तो अनुच्छेद 300 का में। भाग कितने में है? तो भाग 12 में। और प्रश्न पूछता है दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कैसा अधिकार है या इसकी प्रकृति कैसी है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में वैधानिक या कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। आगे देखते हैं दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों कि जो फंडामेंटल राइट हैं या मूल अधिकार हैं, उनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखते हैं राज्य के अंतर्गत क्या आता है। जब हम संविधान के तहत या पॉलिटी में राज्य की बात करते हैं, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत की सरकार के अधीन सभी अधिकारी, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आएंगे। दोस्तों, जब पॉलिटी या संविधान के तहत राज्य की बात की जाए, तब इसका आशय हम भारत की सरकार जो है, जिसमें सरकार के तीनों अंग आ जाते हैं। आपको जानकारी होगी कि सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो कार्यपालिका है, ठीक, कार्यपालिका, विधायिका और
न्यायपालिका। दोस्तों ये 3 अंग हैं सरकार के, ये तीनों अंग आ जाएंगे और संसद तथा प्रत्येक राज्य की जो सरकार है जिसमें विधानमंडल के तहत विधानसभा और विधान परिषद आती है, जिसमें आप जानते हैं कि जब हम संघ सरकार की बात करेंगे तो उसमें जितनी भी मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी आ जाएंगे। और राज्य सरकार की जब बात करेंगे तो हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रीगण सभी शामिल हो जाएंगे। तथा राज्य के अंतर्गत ही दोस्तों जितने भी अधिकारी होते हैं जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, और स्थानीय प्राधिकारी, जैसे कि अब इसको समझें, जो भारत सरकार के अंतर्गत अधिकारी होते हैं, IAS, PCS, IFS, ये सभी अधिकारी आ जाएंगे। स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन आएगा, जैसे कि VDO, ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है, BDO जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये भी आ जाएंगे राज्य के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 13, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों का अल्पीकरण दिया गया है। यह क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि जो विधियां मूल अधिकारों के विरुद्ध होंगी उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि मानिए कि हमारी विधायिका, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई नया कानून, न्यू लॉ बनाती है, ये कोई नया कानून है, इसको बनाती है, और इसके मान लीजिए कि इसके बहुत सारे पार्ट हैं या बहुत सारे अनुच्छेद या भाग हैं, जैसे कि ये वाला भाग मान लीजिए इतने पार्ट का दिए हैं, ये वाला भाग जो है ये किसी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ये मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट है, FR फंडामेंटल राइट, ये इतना भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उतने भाग को, जितना भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उस नियम या विधि जो बनाई गई है हमारी विधायिका के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, तो उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगा। मतलब इतना जो भाग मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है वो शून्य हो जाएगा। इसको अल्पीकरण कहते हैं। ठीक, मूल अधिकारों से असंगत विधियों का अल्पीकरण। मान लीजिए कि कोई ये नियम बना और पूरे के पूरा जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, पूरा का पूरा जो है ये नया कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो इसको पूरी तरीके से जो नया कानून बना है उसको रद्द घोषित किया जाएगा हमारी न्यायपालिका के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 13 ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार प्रदान करती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है। अब न्यायिक समीक्षा की जो परिकल्पना या अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 32 में हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 जो है उसमें दिया गया है हाई कोर्ट को। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा करता है। अब ऐसी समीक्षा करने के बाद हमारी न्यायपालिका जब पाती है कि कोई भी विधि, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई हो या राज्य सरकार के द्वारा, यदि हमारे मूल अधिकारों का, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, उनका उल्लंघन करती है, तो उस मात्रा तक या पूर्ण रूप से अगर उल्लंघन कर रही है तो पूर्ण रूप से रद्द घोषित किया जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत का प्रावधान करता है, तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अब हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 14 है उसमें जो है विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। इसका क्या अर्थ होगा? दोस्तों विधि के समक्ष समानता का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सी विधि बनाएगा तथा उन्हें समान रूप से लागू करेगा। इसका क्या अर्थ होगा? दोस्तों राज्य का अर्थ हम अनुच्छेद 12 में पढ़ चुके हैं। तो राज्य यदि कोई नियम बनाता है तो सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा। मानिए कि ये कोई विधि है, ठीक,
तो इसी विधि के तहत सभी नागरिक समान होंगे, चाहे वो जिस पद पर हों या चाहे जिस वर्ग या समुदाय से आते हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर पद में चाहे वो प्रशासनिक पद पे हो, चाहे कोई राजनेता हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो, सभी इसी विधि के तहत आएंगे। अर्थात विधि के लिए सभी व्यक्ति समान होंगे। विधि के समक्ष समानता का यही अर्थ होगा। विधियों का समान संरक्षण, जो अनुच्छेद 14 है उसमें दो बातें दी गई हैं। एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों, यह विचार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। इसका तात्पर्य है राज्य विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पृथक पृथक व्यवहार कर सकता है। अब जैसे कि कुछ पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, चाहे वो भाषाई आधार पर हों या सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधी आर्थिक आधार पर, इनसे संबंधित यदि वर्ग होते हैं तो राज्य क्या कर सकता है, उनके लिए पृथक व्यवहार कर सकता है या विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि महिलाएं और बच्चे जो हैं वो पिछड़े हुए वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो हमारी राज्य सरकारें उनके लिए पृथक पृथक नियम बनाती हैं, अलग अलग नियम कानून बनाते हैं, जैसे कि पोषाहार वगैरह है। तो अनुच्छेद 14 के तहत ये मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं बल्कि मूल अधिकारों के लिए किया गया काम है। तो अनुच्छेद जो 14 में विधि के समक्ष समानता का और की अवधारणा दी गई है, इसका यह उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि विधियों का समान संरक्षण का विचार भी अनुच्छेद 14 में निहित है। हम देखते हैं दोस्तों, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जब हम पोल्ट्री में व्यक्ति शब्द कहते हैं तो दोस्तों, व्यक्ति से आशय होता है नागरिक, विदेशी तथा विधिक व्यक्ति। व्यक्ति में तीन लोग आ जाएंगे, नागरिक भी आ जाएंगे जो हमारे देश के नागरिक हैं, विदेशी भी आ जाएंगे जो अन्य देश के नागरिक हैं, तथा विधिक व्यक्ति जैसे कि जो विधि किसी विधि या नियम के तहत संस्थाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि LIC है, BSNL है, इस तरीके की कंपनियां जो होती हैं वो विधिक व्यक्ति कहलाती हैं। जब वाद दायर किया जाता है, आप जानते हैं कि LIC बनाम फला, भारत संघ बनाम LIC या फिर राज्य सरकार बनाम BSNL, ऐसे कुछ करके जो विवाद आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि विधिक व्यक्ति कुछ विधियों के तहत बनाई गई और संस्थाएं हैं। ठीक, तो व्यक्ति की बात जब कही जाएगी तो आप समझिए कि इसके अंतर्गत नागरिक तथा विदेशी और विधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। ये जो अनुच्छेद 14 है यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात नागरिक एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 15 है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 15 में विभेद का प्रतिषेध किया गया है। दोस्तों, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 यह जो है इस आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। कौन कौन से आधार हैं? पहला आधार है धर्म, दूसरा है मूल वंश, तीसरा है जाति, चौथा है लिंग और पांचवा है जन्म स्थान। ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर विभेद करने से राज्य को प्रतिबंधित किया जाता है, राज्य पर रोक लगाई जा रही है कि राज्य आप जो है और इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से अयोग्य नहीं होगा। अब जैसे कोई होटल है, सार्वजनिक दुकान है, ठीक, PDS की दुकानें मान लीजिए कि जहाँ राशन या गल्ला की दुकान है, ठीक, कोई दुकान है सार्वजनिक है, ठीक, तो वहाँ पर जाने से किसी भी व्यक्ति को ये जो 5 आधार दिए गए हैं दोस्तों, इन 5 आधारों पर किसी को रोका नहीं जा सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 15 में किया गया है। और जो सार्वजनिक होटल होते हैं तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे कि सिनेमा घर वगैरह हैं, ठीक, थिएटर्स वगैरह होते हैं जहाँ ड्रामा वामा प्ले किया जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे, यदि आप इलाहाबाद जानते हो तो यहाँ प्रयाग संगीत समिति जो है वो भी एक सार्वजनिक स्थान है और सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, और जो थिएटर्स वगैरह होते हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर जाने से किसी भी को व्यक्ति को जो है 5 आधारों पर रोका नहीं जा सकता है। आगे दिया गया है दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकती। अनुच्छेद 15 भी कहता है दोस्तों कि स्त्रियों और बालकों के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकती है। तो अब इसमें देखते हैं कि हम जो सार्वजनिक स्थान होते हैं इसमें बच्चों के लिए अलग लाइन हो सकती है और महिलाओं के लिए अलग लाइन। आप जानते हैं कि सार्वजनिक जो दुकानें हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर आपका आ जाता है अस्पताल, हॉस्पिटल वगैरह में आप जाते होंगे तो स्त्रियों और बालकों के लिए अलग से लाइन लगी होती है, दिव्यांगों के लिए। तो अनुच्छेद 15 में ही कहा गया है दोस्तों कि राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष
प्रावधान करने से नहीं रोका जा सकता है कि स्त्रियों के लिए अलग लाइन हो या अलग उनको स्थान दिया जाना, ये भेदभाव नहीं कहलाएगा, ठीक। बल्कि यह उनको उनके सशक्तिकरण के लिए किया गया प्रयास है। आगे दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब जैसे क्या होता है कि कुछ वर्ग होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, जो जिसमें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आती हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। यह यदि प्रावधान करता है तो यह विभेद नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्या है? इनको अनुसूचित क्यों कहा जाता है? अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति, इन्हें अनुसूचित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको सूची या लिस्टेड किया गया है, शेड्यूल्ड किया गया है, हमारे संविधान में एक सूची बनाई गई है इनकी, इसलिए इन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान है। इसका क्या अर्थ होगा? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है। तो लोक नियोजन है क्या? लोक नियोजन का अर्थ यह है दोस्तों कि जितने भी सरकारी पद होते हैं, जो सार्वजनिक पद होते हैं, उसमें नियुक्ति निर्वाचन से संबंधित जितने पद होते हैं, जैसे कि IAS PCS है, ठीक, और IFS है, ये सब पद जो होते हैं लोक नियोजन के विषय में होते हैं या सार्वजनिक पद होते हैं। इस पर नियुक्ति या फिर निर्वाचन, जिस भी तरीके से इनका चयन होता है, चयन में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, अनुच्छेद 16 कहता है। हम इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। दोस्तों, जितने भी पद होंगे जो राज्य अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार और हमारे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शामिल होती हैं, उसमें यदि कोई सार्वजनिक पद है, उस पर नियुक्ति की जानी है, तो उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि वो जो पद होगा उस पर नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहले यह माना जाता था दोस्तों कि स्त्रियां जो होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनको केवल घर का काम करना चाहिए और जो पुरुष होते हैं उनको बाहर का काम करना चाहिए। ये रूढ़िवादी मान्यताएं थी और स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखा जाता था। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 16 यह प्रावधान करता है कि सभी को लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्मस्थान या निवास के आधार पर नहीं रोका जा सकता है, किसी को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई धर्म का है, हिंदू या मुस्लिम, तो उसको जो है जितने भी भारत सरकार के अंतर्गत पद आते हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो, राजनयिकों का पद हो या फिर अन्य चपरासी, लिपिक वगैरह, इस सब पदों के लिए भी किसी को धर्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा, बल्कि जाति के आधार पर भी नहीं रोका जाएगा और लिंग के आधार पर, महिला या पुरुष होने के आधार पर, तथा जन्म स्थान, इसका क्या अर्थ होगा कि किसी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ हो या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो उसको जन्म के स्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता होगी, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे दिया है दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी कि किसी स्थानीय प्राधिकारी पद की पर नियुक्ति के संबंध में उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निवास विषयक कोई अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों, यदि कोई पद है जो स्थानीय महत्व का है, जो स्थान जैसे कि BDO का पद है या फिर अन्य पद हैं जो स्थानीय प्राधिकारी के रूप में हैं, यदि सरकारें चाहें तो उसको उस स्थान विशेष के लिए संरक्षित कर सकती हैं। आप इसको कैसे समझेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ जनजातियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आप मान लीजिए कि कोई इस उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, तो यहाँ से यदि किसी की नियुक्ति नागालैंड के क्षेत्र में हो जाए, तो वहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है, तो सांस्कृतिक भिन्नता हो जाएगी और जिसमें ये जो है कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा या फिर सही से वाद संवाद नहीं हो पाएगा, तो प्रशासन में दिक्कत आएगी। इसके लिए राज्य सरकार को यह छूट प्रदान की गई है कि वो चाहे तो स्थानीय प्राधिकारी पद के लिए और निवास विषयक कुछ अपेक्षा कर सकती है। आगे दिया है दोस्तों,
राज्य पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों के पक्ष में किसी वर्ग के जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में कम है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है। दोस्तों, यह प्रायः यह देखा जाता है कि जो वर्ग अगड़े वर्ग या फिर सामान्य वर्ग कहलाते हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं जितनी भी राजकीय सेवाएँ होती हैं, उनमें ज़्यादा होता है। और कुछ वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनका प्रतिनिधित्व यदि प्रशासनिक सेवाओं या राज्य की सेवाओं में सार्वजनिक नियोजन के या लोक नियोजन के विषय में यदि उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो राज्य सरकार चाहे तो ऐसे नियम बना सकती है या उन्हें आरक्षण प्रदान कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी को 27%, एससी को इसी प्रकार 15% और एसटी को 7-8%, और अब तो जो है आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को ला करके भाजपा सरकार ने 10% जो है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण प्रदान किया। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 16(4) के तहत किए गए हैं। अब है अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 17 है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत बताया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा समाज जो वर्तमान स्वरूप में है, इसमें भी अभी कहीं-कहीं गाहे-बगाहे आपको अस्पृश्यता या छुआछूत की बातें देखने को मिल जाती हैं। परंतु जो पहले का समाज था, उसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था या 4 वर्ण की जो व्यवस्था थी, इसमें जो शूद्र वर्ग था और अछूत, उसमें से कुछ लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसके उन्मूलन के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत या निवारण संबंधी प्रावधान किया। अब जो है छुआछूत का अंत कर दिया गया है और भारत सरकार द्वारा 1955 में छुआछूत को अपराध घोषित करते हुए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसका नाम जो है 1976 में परिवर्तित कर नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम कर दिया गया। अब जो है जो छुआछूत निवारण अधिनियम या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था, अब उसका नाम 1976 में से नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम कर दिया गया। अब वर्तमान समय में छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत संबंधी प्रावधान करता है। अब अनुच्छेद 18 आता है दोस्तों। अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत संबंधी प्रावधान है। अब उपाधियाँ क्या होती हैं दोस्तों, कि पहले जैसे कि हमारे और जब सामंती व्यवस्था थी या मध्यकालीन समाज में हम देखते हैं या प्राचीन समाज में राजा, धीराज, महाराज, 1008 श्री, ये सब उपाधियाँ ली जाती थीं। तो इन उपाधियों का अब हमारे संविधान के तहत अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि इनका अंत किया जा रहा है, क्योंकि इससे आप जानते हैं कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार या समता का अधिकार। तो हम देखते हैं कि 18 में दोस्तों उपाधियों का जो अंत किया गया है और अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ये सभी प्रावधान कहीं न कहीं समानता लाने के लिए किए गए हैं, समानता की स्थापना के लिए किए गए हैं। तो अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की घोषणा करता है और राज्य को कहता है कि राज्य सेवा एवं विद्या, यहाँ सेवा ना होकर के सेना होगा, आर्मी से संबंधित, सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। जो आप जनरल का पद देखते होंगे सेना में, ठीक? तो आर्मी में जितने भी पद होते हैं, उनके नाम के आगे आगे जो है आप देखते होंगे कि जनरल या एडमिरल वगैरह लगा हुआ देखते हैं। तो ये सब कोई उपाधि ना होकर के सम्मान है। और विद्या संबंधी उपाधि जो होती है, जिसमें डॉक्टरेट की उपाधि होती है, तो उपाधि ये जो जिसको डॉक्टरेट की उपाधि कहते हैं, यह कोई उपाधि ना होकर के जो है सम्मान का प्रतीक है। तो राज्य को यह निवारित किया गया है, राज्य को अनुच्छेद 18 रोकता है कि सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं किया करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता। मान लीजिए कि जो भारत का अधिकार क्षेत्र है, अब इससे तो अनुच्छेद 18 तो रोक ही रहा है, इसके साथ ही साथ दोस्तों विदेशों से भी कोई उपाधि ग्रहण करने से भारतीय नागरिकों को रोकता है अनुच्छेद 18। जैसे कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक तो है, परंतु वो कभी कभी ऐसा होता था पहले कि देश के बाहर से भी राजाओं को उपाधियाँ दी जाती थीं। तो ऐसी उपाधियों या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जैसे कैसरे हिंद की उपाधि बहुत सारे लोगों को प्रदान की गई, जिसमें गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो ऐसी उपाधियाँ जो थीं, जो विदेशों के द्वारा दी जाती थीं, इस पर रोक लगाया गया कि भारत का जो भी नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
आगे दिया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि भारत के राज्य क्षेत्र में जितना भी भारत का अधिकार क्षेत्र है या भारत में कोई विदेशी नागरिक है जो रह रहा है और यहाँ पर भारत सरकार के अधीन सेवा कर रहा है, जैसे कि कोई एम्बेसी में रह रहा है, तो हम देखते हैं कि उसको भी कोई उपाधि ग्रहण करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। हाँ, यदि राष्ट्रपति की सहमति से हो तो वह कुछ उपाधियाँ ले सकता है, लेकिन बिना राष्ट्रपति की सहमति के, भारत के राष्ट्रपति की सहमति की या स्वीकार किए बिना कोई भी जो है पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है, उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसा